हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम हाई स्कूल एसएसटी का कक्षा 10 का सेशन चालू करने जा रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच शेयर करें ताकि वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हमारा उद्देश्य है कि आपका 90 प्लस आना चाहिए। और जो हमारे प्रतियोगी भाई हैं जो टीजीटी, पीजीटी या एलटी में प्रतिभाग करने वाले हैं, उनके लिए भी ये वीडियो पावरफुल होगा। ऐसे ही प्रश्न परीक्षा हाल में आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम सेशन की शुरुआत करते हैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ। आपकी स्क्रीन पे पहला प्रश्न है, नेपोलियन का पतन किस वर्ष हुआ? आपको ये बताना है नेपोलियन का पतन किस वर्ष हुआ था। चलिए, क्या ये 1814 में या 1815 में या 1816 में या 1817 में? तो आप उत्तर देने का प्रयास करें। नेपोलियन का पतन किस वर्ष हुआ था? आप अपने आप से उत्तर देने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। और वीडियो के लास्ट में आप कमेंट द्वारा बताएंगे कि आपके कितने प्रश्न सच में सही हुए हैं। और किसी प्रश्न का अगर उत्तर आपको चाहिए तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछेंगे, हम उसका जवाब आपको देंगे। तो नेपोलियन का पतन किस वर्ष हुआ? हम आपको इसका उत्तर बताते हैं। 1815 में वाटरलू की लड़ाई में, वाटरलू नामक स्थान पर लड़ाई हुई थी, वहीं पे 1815 में नेपोलियन का पतन हुआ था। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। उगते हुए सूर्य की किरणें, उगते हुए सूर्य की किरणें किसका प्रतीक थी? प्रश्न नंबर 2 देखिए, आपसे पूछा जा रहा उगते हुए सूर्य की किरणें किसका प्रतीक थी? आप उत्तर देने का प्रयास करें। ये स्वतंत्रता का प्रतीक थी या साहस का प्रतीक थी या शांति की चाह का प्रतीक थी या ये नए युग के सूत्रपात का प्रतीक थी? बताने का प्रयास करें। उगते हुए सूर्य की किरणें किसका प्रतीक थी? ये नए युग के सूत्रपात का प्रतीक था, नए युग के सूत्रपात का प्रतीक था। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। 1871 के बाद यूरोप में, 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत क्या था? तो ये तनाव का स्रोत इटली था या जर्मनी था या बाल्कन क्षेत्र था या ऑटोमन साम्राज्य था? आप उत्तर देने का प्रयास कीजिए। 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत क्या था? चलिए हम इसका आपको उत्तर बताते हैं। बाल्कन क्षेत्र, बाल्कन क्षेत्र। प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन ग सही है। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। अगला प्रश्न देखिए, कल्पनादर्श यूटोपिया की संकल्पना किसकी थी? कल्पनादर्श यूटोपिया की संकल्पना किसकी थी? चलिए भाई, आप बताने का प्रयास करते रहें। तो ये फ्रेडरिक सारू की थी या हिटलर या नेपोलियन या अरस्तु? तो आपको मैंने पहले ही बता दिया था, फ्रेडरिक सारू एक फ्रांसीसी चित्रकार था। इसने कल्पना की थी उस चित्र के माध्यम से। तो कल्पनादर्श या यूटोपिया की संकल्पना किसकी थी? फ्रेडरिक सारू की। फ्रेडरिक सारू कहाँ का रहने वाला था? फ्रांस का। क्या था? एक चित्रकार था। समझिए। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश में हुआ था? पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश में हुआ था? आप इसका उत्तर देने का प्रयास करें।
पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश में हुआ? रोम में हुआ, या इटली में हुआ, या ब्रिटेन में हुआ, या अमेरिका में हुआ? तो पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश में हुआ? ये इटली में हुआ था भाई, इटली। आपका प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन ख सही होगा, इटली। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। कुस्तुनतुनिया की संधि कब हुई थी? कुस्तुनतुनिया की संधि कब हुई थी? आप कोशिश कीजिए, उत्तर देने का प्रयास करें। कुस्तुनतुनिया की संधि कब हुई थी? बताने का प्रयास करें। कुस्तुनतुनिया की संधि कब हुई थी? 1832 में हुई, या 1819 में, या 1830 में, या 1840 में? तो आप उत्तर देने का प्रयास करें और लास्ट में, वीडियो के लास्ट में कमेंट द्वारा बताएंगे आपके कितने प्रश्न सही हैं। और साथ में अपने दोस्तों के बीच जो आपके साथी हैं, जो कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं, आपके दोस्त, उनके पास इस वीडियो को, इस चैनल को शेयर करें ताकि वो भी सब्सक्राइब कर लें, उनको भी इसका लाभ मिले। और जो हमारे टीजीटी, पीजीटी या एलटी की तैयारी कर रहे हैं हमारे दोस्त, उनको ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में देखने को मिलेंगे। कुछ तो थ्योरी से डाल रहा हूँ आपका, वो भी वीडियो आप देखें, ये भी वीडियो आप देखें, आपके लिए महत्वपूर्ण होगा जो प्रतियोगी भाई परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। चलिए, कुस्तुनतुनिया की संधि कब हुई? तो ये संधि हुई थी 1832 में। कुस्तुनतुनिया की संधि 1832 में हुई थी। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। जैकोबिन दल का संबंध था। जैकोबिन दल का संबंध किससे था? आपको ये बताना है। जैकोबिन दल का संबंध किससे था? आप उत्तर देने का प्रयास कीजिए भाई, उत्तर आप देते रहें। जैकोबिन दल का संबंध किससे था? आपको इसका उत्तर देना है। ये फ्रांस से था, या इंग्लैंड से था, या जापान से था, या भारत से था? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। चारों ऑप्शन को आप ध्यान से पढ़ें और उसका उत्तर देने का प्रयास करें। जैकोबिन दल का संबंध किससे था? तो जैकोबिन दल का संबंध फ्रांस से था। ऑप्शन का सही है, फ्रांस से था भाई। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। जाल बेराइन नामक शुल्क संघ की स्थापना कब हुई? जाल बेराइन नामक शुल्क संघ की स्थापना कब हुई? ऑप्शन देख लीजिए। 1848 में हुई क्या, या 1815 में, या 1817 में, या 1834 में? तो जाल बेराइन नामक शुल्क संघ की स्थापना कब हुई, इसका उत्तर आपको देना है। तो हम आपको बता देते हैं, इसका उत्तर 1834 में। ऑप्शन घ सही है। जाल बेराइन नामक शुल्क संघ की स्थापना कब हुई? 1834 में। यह 1848 के चक्कर में नहीं पड़ना, ना 1815 में। जाल बेराइन नामक शुल्क संघ की स्थापना 1834 में हुई है। ध्यान से आप वीडियो को देखते रहें और शेयर करते रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करते जाएं वीडियो को। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। जर्मनी के राष्ट्र राज्य के निर्माण की प्रक्रिया का जनक कौन था? चलिए भाई, ये क्वेश्चन देख लीजिए, आपके सामने है। जर्मनी के राष्ट्र राज्य के निर्माण की प्रक्रिया का जनक कौन था? जनक पूछ रहा है, आप उत्तर देने का प्रयास कीजिए। क्या विलियम चतुर्थ थे, या विलियम प्रथम थे, या ऑटो बिस्मार्क थे, या विलियम द्वितीय थे? आप कोशिश कीजिए, अपने आप से उत्तर देने का प्रयास करें। चलिए हम बताते हैं प्रश्न नंबर 9 का उत्तर।
ये 1800 जर्मनी के राष्ट्र राज्य के निर्माण की प्रक्रिया का जनक कौन था? तो जनक में हम आपको बताते हैं ऑटो वन बिस्मार्क थे। ऑटो वन बिस्मार्क। आपका ऑप्शन गा सही होगा। जर्मनी के राष्ट्र राज्य के निर्माण की प्रक्रिया का जनक ऑटो वन बिस्मार्क, जिसको जर्मनी का लौह पुरुष कहा जाता है। इसने जर्मनी के लिए रक्त और लौह की नीति अपनाई थी, जर्मनी का एकीकरण किया था ऑटो वन बिस्मार्क। चलिए एक क्वेश्चन और, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। जो काम बिस्मार्क ने जर्मनी में किया था वही काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत में किया था। तो भारत का बिस्मार्क कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। काबूर कौन था? उत्तर दें। काबूर कौन था? उत्तर देने की कोशिश कीजिए। यह ऑस्ट्रिया का प्रधानमंत्री था, या इंग्लैंड का विदेश मंत्री था, या सार्डिनिया पीडमांट का प्रधानमंत्री था, या सार्डिनिया पीडमांट का सम्राट था। तो काबूर कौन था? आप कोशिश करें, उत्तर देने का प्रयास करें। चलिए हम बताते हैं, काबूर सार्डिनिया पीडमांट का प्रधानमंत्री था। ऑप्शन गा सही है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। जर्मन बलूत किसका प्रतीक था? जर्मन बलूत किसका प्रतीक था? जर्मन बलूत किसका प्रतीक था? ये वीरता का था क्या, या स्वतंत्रता का, या गुलामी का, या एकता का? हम आपको बताते हैं, जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक था। वीरता। आपका ऑप्शन का सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। किस चर्च में, देखिए ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, किस चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद की सभा आयोजित की गई? प्रश्न नंबर 12 देखिए। प्रश्न नंबर 12 में पूछ रहा, किस चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद की सभा आयोजित की गई? ये सभा सेंट पॉल चर्च में, या सेंट पीटर चर्च में, या सेंट स्टीफन चर्च में, या सेंट मेरी चर्च में? किस चर्च में ये सभा आयोजित की गई थी? हम चलिए उसका उत्तर बताते हैं। फ्रैंकफर्ट संसद सभा आयोजित की गई थी सेंट पॉल चर्च में। ऑप्शन का सही होगा, सेंट पॉल चर्च में। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अंग्रेज कब लॉर्ड बायरन की मृत्यु कब हुई है? अंग्रेज कब लॉर्ड बायरन की मृत्यु कब हुई है? उत्तर देने का प्रयास करें, ऐसे ही प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे और आपको 90+ लाना है। बस आप वीडियो को देखते रहें, दोस्तों के बीच शेयर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करते रहें, जिससे हम आपसे मोटिवेट होकर आपके लिए खूब मेहनत कर सकें, अच्छे अच्छे प्रश्न ला सकें, वो प्रश्न जो कि आपको परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए, अंग्रेज कब लॉर्ड बायरन की मृत्यु कब हुई है? तो इसका उत्तर देने का प्रयास करें। प्रश्न नंबर 13 का उत्तर दें। ये 1824 में इनकी मृत्यु हुई है। 1824 में अंग्रेज कब लॉर्ड बायरन की मृत्यु 1824 में हुई है। चलिए अगला प्रश्न, किन यूरोपीय शक्तियों ने 1815 में नेपोलियन को हराया? देखिए प्रश्न बहुत अच्छा है। किन यूरोपीय शक्तियों ने 1815 में नेपोलियन को हराया? अब पहले तो आपको यह देखना है कहाँ पे हराया। वाटरलू नामक लड़ाई में, वाटरलू नामक स्थान पर। किन लोगों ने हराया है? एक थे या ज़्यादा थे? तो उन देशों के नाम बताना है। तो आप देखिए ऑप्शन में, ब्रिटेन ने हराया है, या रूस और प्रशा ने मिलकर हराया है, या ऑस्ट्रिया ने हराया है, या सभी मिलकर हराए हैं। तो इसका उत्तर हम आपको बता देते हैं।
नेपोलियन को वाटरलू नामक स्थान पर 1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रसा, ऑस्ट्रिया सभी ने मिलकर हराया है। आपका ऑप्शन घ सही होगा। आपका ऑप्शन घ सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। 1815 में आयोजित वियना शांति संधि की अध्यक्षता किसने की थी? प्रश्न नंबर 15 देखिए भाई। प्रश्न नंबर 15 में देखना, 1815 में आयोजित वियना शांति संधि की अध्यक्षता किसने की थी? कितनी बारीकी से आपके सामने क्वेश्चन आ गया है और इससे क्वेश्चन आ जाएंगे, आप घूम जाएंगे। तो आप वीडियो को बराबर देखते रहें, इस सेशन को देखते रहें, इस चैनल को देखते रहें, ये आपके लिए लाभकारी होगा। चलिए, किसने अध्यक्षता की? ड्यूक मेटरनिख ने, या मैजनी ने, या काबूर ने, या गैरीवाल्डी ने? तो ये अध्यक्षता करने वाला था ड्यूक मेटरनिख ने। ड्यूक मेटरनिख ने। आपका ऑप्शन का सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। यूनाइटेड किंगडम का गठन कब हुआ? यूनाइटेड किंगडम का गठन कब हुआ था? इसका उत्तर देना है आपको। तो ये यूनाइटेड किंगडम का गठन कब हुआ? 1707 में हुआ, या 1708 में, या 1709 में, या 1710 में? आप उत्तर देने का प्रयास कीजिए। प्रश्न नंबर 16 का उत्तर दें। चलिए हम बताते हैं, यूनाइटेड किंगडम का गठन 1707 में हुआ था। ऑप्शन का सही है, 1707 में। चलिए अगला प्रश्न पे आ जाइए। मारियान, देखिए भाई ये प्रश्न भी देख लीजिए। मारियान की प्रतिमा प्रतीक के रूप में कहाँ लगाई गई थी? प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। मारियान की प्रतिमा प्रतीक के रूप में कहाँ लगाई गई थी? ये इटली में लगाई गई, या फ्रांस में लगाई गई, या जापान में लगाई गई, या जर्मनी में लगाई गई? मारियान की प्रतिमा प्रतीक के रूप में कहाँ लगाई गई थी? तो चलिए हम इसका उत्तर आपको बताते हैं। ये फ्रांस में प्रतिमा लगाई गई थी। ऑप्शन ख सही होगा, फ्रांस में लगाई गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। जर्मेनिया चित्र के माध्यम से, जर्मेनिया चित्र के माध्यम से किस राष्ट्र का प्रतीक दर्शाया गया है? प्रश्न नंबर 18 में वैसा ही प्रश्न आ गया है आपके सामने, उत्तर देने का प्रयास करें। जर्मेनिया चित्र के माध्यम से किस राष्ट्र का प्रतीक दर्शाया गया है? उत्तर देने का प्रयास करें। इंग्लैंड का प्रतीक दर्शाया गया है, या प्रसा का, या जर्मनी का, या फ्रांस का? तो हम आपको इसका उत्तर बताते हैं। जर्मनी का। जर्मनी का प्रतीक दर्शाया गया है। मारियान फ्रांस का प्रतीक दर्शाया गया है, जर्मेनिया इंग्लैंड का प्रतीक दर्शाया गया है। दोनों क्वेश्चन में आप डिफरेंस देख लें, कहीं ऐसा ना हो कि आप गलत करके आ जाएं। मारियान चित्र फ्रांस के लिए है, जर्मेनिया चित्र जर्मनी के लिए है। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 19, फ्रेडरिक चार्यू कहाँ का कलाकार था? चलिए भाई इसके बारे में हमने कई बार चर्चा किया। फ्रेडरिक चार्यू कहाँ का कलाकार था? हम ऐसा आपको रटा देंगे, ऐसा आपको याद करवा देंगे, एक दूसरे से जोड़ जोड़ ऐसा क्वेश्चन आपके सामने ले आएंगे कि आप 90 नंबर के ऊपर आपका आना ही है। बस आप वीडियो को देखते रहें और पूरा वीडियो देखिए कीजिए। एक बार देखिए, 2 बार देखिए, छोटे छोटे वीडियो डाल रहा हूँ, आप बार बार देखिए। बार बार देखने से आपको याद हो जाएगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। चलिए इसका उत्तर दें। फ्रेडरिक चार्यू कहाँ का कलाकार था? ये फ्रांसीसी कलाकार था, या ब्रिटिश कलाकार था, या अमेरिकी कलाकार था, या भारतीय कलाकार था? आपको इसका उत्तर बताना है। तो हम इसका उत्तर आपको बताते हैं, ये फ्रांसीसी कलाकार था, फ्रांस का था, पहले भी बता चुका हूं। चलिए अगले प्रश्न, इस सेशन का लास्ट प्रश्न, जूसेपे मेजनी कहाँ का क्रांतिकारी था? जूसेपे मेजनी कहाँ का क्रांतिकारी था? अब भैया ये फ्रांस का क्रांतिकारी था क्या, या इटली का क्रांतिकारी था,
या ब्रिटेन का क्रांतिकारी था, या इनमें से कोई नहीं था? आप प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करें। तो मेजनी कहाँ का था? मेजनी इटली का क्रांतिकारी था। इटली का क्रांतिकारी था। प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन ख सही होगा। इसी प्रश्न के साथ हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और आप इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।